बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जो मैंने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल सॉल्व की थी, ये उसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यानी आपकी बुक में मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल्स 2.4 के नाम से एक सेक्शन है, जिसमें दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। जो लास्ट वीडियो में थी वो एग्जाम्पल 1 थी, ये एग्जाम्पल 2 है। बुक में एग्जाम्पल 2 दो मेथड से सॉल्व हुई हुई है, मेथड 1 और मेथड 2। इस वीडियो में हम मेथड 1 के जरिए सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड 2 के जरिए सॉल्व करेंगे। तो मेथड 1 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, एक तो आपकी बुक में भी मौजूद है और दूसरा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे नए आइडियाज हमें सीखने पड़ेंगे, जो आपके ऑल द वे मैकेनिक्स में कई जगह पर काम आएंगे। तो डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आने से पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी। तो आप यहाँ पर सीखेंगे, उससे आपको लास्ट एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएगी और उसका इस्तेमाल यहाँ पर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर सेम है। कैसे पता लगेगा दोनों वेक्टर सेम है? क्योंकि इनके कंपोनेंट सेम है, 4 3 4 3। इससे हम पता लगाते हैं कि दोनों वेक्टर सेम है। वेक्टर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होता है। देखिए, मैं इसको कहीं भी ले जाऊं तो ये वेक्टर वही रहेगा। ये सारी चीजें हम लैम्डा-म्यू थ्योरम में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कंपोनेंट्स आए किस तरह से हैं? हम जानते हैं कि अगर हमें पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में से पहले कोऑर्डिनेट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी x में से x को, y में से y को। तो ये x2 - x1 11 - 7 4 आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास वेक्टर के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो मैं लेंथ पता कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। अगर ये वेक्टर 4 3 है, ऑब्वियसली ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट। तो यहाँ देखें कि मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 और 25 का रूट 5 आ जाएगा, यानी हाइपोटेनस की लेंथ आ जाएगी, इस वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ देखें कि हमारे पास क्या मालूमात थी। हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए गए थे, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स पता कर लिए। वेक्टर के कंपोनेंट्स जब हमारे पास थे, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हमने वेक्टर की लेंथ पता कर ली। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है, क्या हम बैकवर्ड जा सकते हैं? यानी अगर मुझे वेक्टर की लेंथ दी गई हो, तो क्या मैं उसके जरिए कंपोनेंट्स मालूम कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है, हम लेंथ के जरिए वेक्टर के कंपोनेंट्स कभी भी मालूम नहीं कर सकते। उसका एक रीजन है। देखें, एक नंबर से हम दो अननोन नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। किस तरह से? यहाँ पर देखें, ये वही सेम वेक्टर है, इसकी लेंथ 5 है। अब देखें, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की लेंथ दी गई हो और मुझे कहा जाए कि वेक्टर के कंपोनेंट्स मालूम करें, तो ये वेक्टर था मेरा, मान लें। लेकिन इस 5 के जरिए मैं वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे मालूम कर सकता हूँ? अगर आप यहाँ पे बैकवर्ड जाएं कैलकुलेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली इस 5 के जरिए मुझे इस 4 और 3 को मालूम करना है। अब देखें, अगर मैं इस वेक्टर को रोटेट कर दूं, इसकी लेंथ देखें, मैं छोटी बड़ी नहीं कर रहा। हमने लैम्डा-म्यू थ्योरम में देखा है, लेंथ रोटेशनल इनवेरिएंट होती है, तो रोटेशन करने से वेक्टर की लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो आप यहाँ देखें कि अब भी लेंथ 5 है, लेकिन वेक्टर के कंपोनेंट्स चेंज हो गए। ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। अगर आप कंपोनेंट वाइज इसको देखना चाहें, तो ये रहे दो कंपोनेंट, तो ऑब्वियसली कंपोनेंट चेंज हो गया, लेकिन लेंथ तो वही है। आप बताएं कि ये दो नंबर मिलके भी 5 बना रहे हैं, इसको यहाँ कर दें तब भी ये दोनों नंबर मिलकर 5 बना रहे हैं। मैं इस वेक्टर को कहीं भी ले जाऊं, तो आप देखें कि आंसर 5 ही आएगा, लेकिन कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, x और y। तो मुझे बताएं, इनमें से कौन सा नंबर है, आप कैसे पता लगाएंगे, जो मिलकर 5 बना रहा है? यहाँ तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस है हमारे पास कि जो इस वेक्टर की लेंथ 5 बना सकती है। तो हम लेंथ के जरिए वापस कंपोनेंट नहीं पता लगा सकते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कंपोनेंट मालूम हो अगर हमें, तो क्या हम उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं कि वो किस जगह मौजूद है इस XY प्लेन पर? तो वंस अगेन आंसर है नहीं, क्योंकि ये x कंपोनेंट खुद दो नंबर से मिलकर आया है, 11 और 7, यानी 11 - 7 ये 4 आया है। तो आप देखें कि इस 4 के लिए भी तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। यहाँ अगर ये आ जाता है तो 10 - 6 भी 4 है। इसी तरह अगर ये वेक्टर यहाँ आ जाता है तो 12 - 8 तब भी 4 है। इसी तरह y कंपोनेंट मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि एक नंबर से दो अननोन पता करना इम्पॉसिबल है। 4 - 1 3। तो यही वजह है कि ये वेक्टर ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट भी होता है, क्योंकि x2 - x1 हमेशा सेम रहेगा। तो ये वो तमाम पॉसिबिलिटीज हैं जिसपे x2 - x1 चेंज नहीं होगा। इसी तरह y2 - y1 यानी y कंपोनेंट भी चेंज नहीं होगा। तो हम बैकवर्ड नहीं जा सकते कि हाँ, ये बताने का एक खास मकसद था। एक तो ये चीज आप ध्यान में बिठा लें कि अगर हमें लेंथ दी गई है, तो हम वापस कंपोनेंट नहीं पता कर सकते हैं, और इसी तरह कंपोनेंट से बैकवर्ड नहीं जा सकते, हम उस वेक्टर की पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स पता नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, अगर हमें लेंथ मालूम होते हुए कंपोनेंट्स पता करने हैं, तो क्या तरीकेकार होगा? उसका तरीकेकार ये है कि देखें, वेक्टर की लेंथ मुझे मालूम है, सिर्फ इस मालूमात के जरिए मैं उस वेक्टर के कंपोनेंट्स की लेंथ नहीं मालूम कर सकता हूँ। मुझे एक और मालूमात एडिशनल
चाहिए होगी वो है इस वेक्टर का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से। मुझे ये एंगल और बता दें तो उस वेक्टर की लेंथ और उसका एंगल को इस्तेमाल करते हुए मैं एक्स कंपोनेंट भी बता सकता हूँ, वाई कंपोनेंट भी बता सकता हूँ। आप देखिए हमेशा हमेशा किसी भी वेक्टर में जो कंपोनेंट्स होंगे वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने बुक में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही इस्तेमाल करने हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से क्या मकसद है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से ही तो सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। ये पॉइंट, ये वेक्टर, लेंथ, ये सब इन नंबर्स के हिसाब से ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम हमारे पास बना हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दोनों लाइंस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कैलकुलेशन के लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। और इस तरह का सिस्टम जिसमें दोनों एक्सिस स्ट्रेट लाइन हो और 90 डिग्री का एंगल हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है ये कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि दोनों एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, तो इसलिए वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान भी लाजमी 90 डिग्री एंगल होगा। तो अगर मैं इन तीनों वेक्टर्स को एक साथ देखूं तो ये तीनों वेक्टर मिलके एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। उसकी वजह यह है कि राइट ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ एंगल सपोज किया है ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है थीटा के अपोजिट, और ये हाइपोटेनस है, यानी मुझे हाइपोटेनस की लेंथ दी गई है और एंगल बता दिया गया है। तो हम बेस किस तरह मालूम करते हैं? हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अगर ये इस तरह लिखा होता, क्यू यहाँ नहीं होता, यहाँ डिवाइड में होता, ऑब्वियसली ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ डिवाइड में क्यू था, यहाँ लाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आपने याद रखना है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये लेंथ पे काम करती हैं, वेक्टर पे काम नहीं करती। पाइथागोरस थ्योरम भी लेंथ पे काम करता है, वेक्टर पे काम नहीं करता। इसमें जो भी चीज आप इनपुट करेंगे वो लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे रख दिए? मैंने यहाँ वेक्टर के कंपोनेंट्स नहीं रखे हैं, मैंने कंपोनेंट्स की लेंथ रखी है। आप देखें यहाँ मैंने एब्सोल्यूट का निशान लगाया हुआ है वेक्टर के बराबर में, यानी मैंने इनकी लेंथ मालूम करनी है। तो अगर मुझे कंपोनेंट्स मालूम थे, मैं पहले बता चुका हूँ लैम्ब्डा म्यू थ्योरम में कि जो यहाँ एक्स कंपोनेंट लिखा हुआ है यही वेक्टर की लेंथ भी है, जो एक्स कंपोनेंट वेक्टर होगा। जो यहाँ वाई कंपोनेंट लिखा है यही उस वाई कंपोनेंट वेक्टर की लेंथ भी है, तो इसलिए हम इनको एज अ लेंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने वही किया, यहाँ पर इसको एज अ लेंथ इस्तेमाल किया है, यहाँ वेक्टर नहीं इस्तेमाल किया मैंने। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स ही नहीं पता, तो हम उनके जरिए लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ओरिजिनल वेक्टर की लेंथ पता है और मुझे कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। तो cos थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, एंगल मुझे मालूम है, हाइपोटेनस की लेंथ मुझे मालूम है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ मालूम करने के लिए क्या तरीकेकार है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर बराबर आ जाएगा हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, यानी हाइपोटेनस की लेंथ मिल जाए, ये जो क्यू लिखा हुआ है, इसी तरह थीटा मिल जाए, जो एंगल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, उसके साथ में साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा और उस हाइपोटेनस की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं इस तरह से। ये एंगल 53.13 डिग्री है, तो साइन 53.13 डिग्री निकाला, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आंसर आ गया। यहाँ मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर एब्सोल्यूट का साइन लगा होगा तो इट मींस ये वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। आप दोनों तरह से मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो एब्सोल्यूट का साइन और वेक्टर का निशान हटा दें तब भी ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह यहाँ पे सेम एंगल का मैंने कॉस वैल्यू निकाली, क्यू से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर आ गया। अब ये देखिए मेरे पास कंपोनेंट की लेंथ आ चुकी है, तो जब लेंथ आ गई तो रिवर्स हो जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट्स भी हैं, ये दोनों लेंथ भी हैं वेक्टर के। लेंथ आ गई तो कंपोनेंट था तो वही वेक्टर के कंपोनेंट्स की लेंथ भी थी। तो इस तरह हम रिवर्स प्रोसेस से मालूम कर सकते हैं अगर हमें लेंथ दी गई है। तो ये जो तरीकेकार है वेक्टर के कंपोनेंट्स की लेंथ मालूम करने का, इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म, जिसमें हम रेडियस की लेंथ, ये जो क्यू लिखा हुआ है ये असल में रेडियस आपको एज अ सर्किल पे नजर आ रहा होगा, रेडियस की लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइन या कॉस के साथ उस एंगल को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पोलर फॉर्म के जरिए वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए या दोनों कंपोनेंट्स की लेंथ निकाल ली, क्योंकि ये जो लेंथ है ऑब्वियसली यही कंपोनेंट्स भी होंगे। तो देखिए हमें अगर दो मालूमात दे दी जाए तो हम वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे बैकवर्ड जाना है, पोजीशन पता करनी है वेक्टर की, तो उसके लिए कुछ और मालूमात चाहिए होगी, लेकिन ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज सीखने लायक थी वो हमने अभी देख ली है। अब हम अपने एग्जाम्पल की कंस्ट्रक्शन पर चलते हैं, उसमें देखते हैं कि अब हमने इस एग्जाम्पल को मेथड 1 के जरिए किस तरह सॉल्व करना है। तो असल में ये जो एग्जाम्पल 2 है ये लैम्ब्डा म्यू थ्योरम का रिवर्स प्रोसेस है। जो आपका आंसर लिखा है वो असल में लैम्ब्डा और म्यू ही है। तो लैम्ब्डा म्यू थ्योरम में क्या होता है, दो वेक्टर होते हैं, हमें क्वेश्चन में एक वेक्टर p दिया गया है, दूसरा वेक्टर q दिया गया है। दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, क्योंकि लैम्ब्डा म्यू थ्योरम में रिजल्टेंट वेक्टर ही मालूम करना होता है। तो मैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर लेता हूँ। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर नहीं निकल सकता क्योंकि ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक नहीं बने हुए हैं। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करता हूँ।
मैंने दोनों वेक्टर्स को इस तरह से ऐड कर दिया, ये q प्लस p है तब भी यही रिजल्टेंट है, ये p प्लस q करेंगे तब भी यही रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। लैम्डा म्यू थ्योरम में क्या होता है कि हमें दो वेक्टर्स दिए जाते हैं और उनके स्केल होने के बाद जो दो नए वेक्टर बनेंगे उनका रिजल्टेंट वेक्टर हमें मालूम करना होता है, क्योंकि दोनों के स्केलर नंबर हमें पता होते हैं लैम्डा और म्यू, तो लैम्डा म्यू थ्योरम में हम रख के उसका रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये जो वेक्टर p और q नजर आ रहे हैं ये दोनों हमें स्केल हुए हुए वेक्टर दिए गए हैं। इसके जरिए हमें वो पीछे वाले वेक्टर मालूम करने हैं जिनके जरिए ये दो स्केल हुए हुए वेक्टर मिले हैं। तो उसके लिए जरूरी है मुझे यहाँ पता होना चाहिए कि वो किस जगह पे वो दोनों वेक्टर थे जिनके स्केल होने के बाद ये दोनों वेक्टर हमें मिले हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है जो P और Q को इंटरसेक्ट करती है। तो मैं यहाँ एक ट्रांसवर्सल गुजार देता हूँ, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इस ट्रांसवर्सल के वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये तीनों वेक्टर से इंटरसेक्ट कर रही है। इस ट्रांसवर्सल के साथ मैंने देखें ये एक वेक्टर बनाया है, इसको बनाने की एक खास वजह है, ये इस ट्रांसवर्सल के साथ ये वेक्टर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। जो हमने वीडियो के स्टार्ट में सीखा था वो यहाँ पर काम आएगा। तो देखें ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है इस ट्रांसवर्सल के साथ। तो यहाँ पर मैं ये तीनों वेक्टर बना लेता हूँ कि वो कौन से वेक्टर थे, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल से गुजरने चाहिए, वो OA, OB और वेक्टर OC है। इन वेक्टर को हमने स्केल किया है, यानी कि इस वेक्टर OA को स्केल किया तो ये वेक्टर P मिल गया, इस OB को स्केल किया तो ये वेक्टर Q मिल गया, और इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसका रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन वेक्टर्स को यूज करते हुए जो इस ट्रांसवर्सल से बने हैं हम लैम्डा और म्यू पता करेंगे। देखिए ये कहीं भी हो सकता है, मैं ट्रांसवर्सल को चेंज करके दिखा दूं तब भी आप देखें जरूरी नहीं है, ये कोई से भी वेक्टर्स हो सकते हैं। देखें OC और OB चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से रिजल्टेंट OC भी चेंज हो रहा है। तो आप ये समझ लें कि ये वो तमाम पिछले वेक्टर्स हो सकते हैं जिनके स्केलर मल्टीपल पे ये दोनों बने हैं वेक्टर। ऑब्वियसली अगर मैं ट्रांसवर्सल चेंज करूंगा तो लैम्डा और म्यू चेंज हो जाएंगे। तो इसको मैं कहीं भी एक जगह पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मजीद सॉल्व करने के लिए मैं इस O और इस पॉइंट L से एक लाइन बना देता हूँ ताकि हमें जो आगे चीज समझनी है उसको देखने में बहुत आसानी हो जाए। अब देखिए ये जो वेक्टर P है हमारे पास, इस वेक्टर P के मुझे दो कंपोनेंट्स चाहिए। वो दो कंपोनेंट्स मैं इस X और Y एक्सिस से पता नहीं करना चाहता, बल्कि मैं वो दोनों कंपोनेंट्स ये जो ट्रांसवर्सल की परपेंडिकुलर लाइन है, क्योंकि 90 डिग्री है देखें एंगल ट्रांसवर्सल और इस लाइन के दरमियान, इसके हिसाब से मैं इस वेक्टर P के भी दोनों कंपोनेंट्स मालूम करूंगा और इस वेक्टर Q के भी दोनों कंपोनेंट्स मालूम करूंगा। तो देखिए ये दोनों कंपोनेंट्स किस तरह से मालूम होंगे। सबसे पहले मैं वेक्टर P के बना लेता हूँ, ये उसका एक कंपोनेंट है वेक्टर P का और ये दूसरा कंपोनेंट है। तो आप देखें कि क्योंकि ये जो वेक्टर P का एक कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है ये मैंने पैरेलल बनाया है इस ट्रांसवर्सल से, तो ऑब्वियसली इसके दरमियान और इस लाइन के दरमियान 90 डिग्री था, तो ये कंपोनेंट पैरेलल ही बना है, तो इसके दरमियान और इस दूसरे वेक्टर P के कंपोनेंट के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री होगा, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है। अगर मैं एंगल यहाँ पर ले लूं, ये एक एंगल 90 डिग्री है, देखें आपने कौन सा ट्राइंगल देखना है, आप ODQ इस ट्राइंगल को आपने देखना है। इसमें ये एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरे एंगल के लिए मेरे पास चॉइस है, यहाँ भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ भी ले सकता हूँ, तो मैं एंगल यहाँ पर ले रहा हूँ OQD, ये एंगल में ले रहा हूँ। अगर मैं एंगल यहाँ लेता हूँ इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये वेक्टर P हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और ट्राइंगल देखें जो कि है OAL। इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी वही एंगल है OAL जो OQD यहाँ पर बन रहा है। ये दोनों एंगल कैसे सेम है, इसके दो तरीके कार हैं समझने के। एक तो आप ये देखें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये जो वेक्टर P है ये पूरा ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल में हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। एक तो ये तरीकेकार है। दूसरा इजी तरीकेकार आपने देखना है, तो देखें किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही होगा। ऑब्वियसली ये लाइन वेक्टर OA के लिए और वेक्टर P के लिए सेम है, ये भी दोनों के लिए सेम है, वेक्टर OL और वेक्टर OD के लिए, तो ये एक एंगल बराबर हो गया। दूसरा एंगल ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल, ये तीसरा एंगल दोनों ट्राइंगल का बराबर होगा ही होगा। इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल में तीनों एंगल्स बराबर हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल बराबर होंगे तो उनकी जो साइड्स हैं यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, उनका जो रेशियो होगा, यानी अगर मैं बेस की लेंथ को परपेंडिकुलर की लेंथ से डिवाइड करूं इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल OAL के बेस को इसके परपेंडिकुलर से डिवाइड करूं तो रेशियो सेम आएगा। यानी सिमिलर ट्राइंगल्स के जो लाइन के रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं। इन्हीं बेसिस पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बना है, जो कि मैट्रिक के थ्योरम 20 के बाद से जो थ्योरम
इनइक्वालिटी के स्टार्ट होते हैं उसमें थ्योरम 4, 5, 6 में यही चीज प्रूफ की गई है और उसी को इस्तेमाल करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाई है। तो ये ट्राइंगल OQD और ट्राइंगल OAL ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं क्योंकि इनके तीनों एंगल बराबर हैं दोनों ट्राइंगल्स के, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज होंगी वो भी बराबर होंगी। तो एक तो ये चीज आपने याद रखनी है जो हम वहां पर पॉइंट लिखेंगे, यानी ट्राइंगल OQD और ट्राइंगल OAL ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल OQD में अगर मैं मालूम करना चाहूँ आंसर QD की लेंथ जो कि बेस है इस केस में और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की लेंथ, इन दोनों की लेंथ को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही सेम आंसर होगा दूसरे सिमिलर ट्राइंगल से जो OAL में इसकी बेस और इसके हाइपोटेनस को डिवाइड करने पे आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं लेंथ यहाँ पे ले आता हूँ, आप चाहें तो इसको, और इसकी लेंथ लिखी हुई नहीं है लेकिन अगर ये दोनों लिखी होती तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेते, लेकिन इन दोनों की लेंथ ना करें, चाहे तो इसकी और इसकी लेंथ पे चेक कर लें, इस ट्राइंगल में इसकी और इसकी लेंथ पे चेक कर लें, आपको आंसर बराबर ही नजर आएंगे। मैं आपको वैल्यूज चेंज भी करके दिखा देता हूँ। हर तरह से ये सिमिलर ट्राइंगल्स ही है, ठीक है। नंबर चेंज हो रहा है, किसी भी नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ये तो मैंने वेक्टर P और वेक्टर OA के हिसाब से दो सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब मुझे वेक्टर Q के हिसाब से भी देखना है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आपने याद रखनी है, पहले स्टेप में अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है साइन थीटा का हमने इस्तेमाल किया है, वही पोलर फॉर्म इस्तेमाल की है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई थी। तो साइन थीटा के बाद हम क्या करेंगे, उसको परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की फॉर्म में लिखेंगे। ऑब्वियसली रेशो बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं OD डिवाइडेड बाय वेक्टर P की लेंथ लिख दूं या OL की लेंथ डिवाइडेड बाय OA की लेंथ लिख दूं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। यही सेम चीज मैं वेक्टर Q के लिए पता करता हूं, लेकिन इस वेक्टर Q को मैं अभी यहां से नहीं ले रहा हूं, मैं यहीं पे आपको चेक करके दिखा रहा हूं। तो ये वेक्टर Q के दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ये रहा पॉइंट O से E के दरमियान और दूसरा कंपोनेंट ये रहा पॉइंट E से S के दरमियान। अगर मैं ये एंगल यहाँ ले लूं तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री एंगल है, तो इस एंगल और 90 डिग्री के हिसाब से ये बेस हो गई। सेम काम जो हमने वेक्टर P के लिए किया था, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनस हो गया। इसी का जो सिमिलर ट्राइंगल है वो यहाँ पे मौजूद है OB की फॉर्म में, OBL। इसमें ये 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री, एक एंगल सेम हो गया, दोनों में ये एंगल सेम रहेगा जो वेक्टर Q और इस OL या OE के दरमियान बन रहा है, ये एंगल सेम है दोनों वेक्टर में, तो दो एंगल सेम है तो ये तीसरा एंगल सेम होगा ही होगा। इट मींस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन से दो ट्राइंगल, OSE और OBL, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, इनके जो रेशियोज होंगे लेंथ के वो भी सेम ही रहेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, इस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस को इस्तेमाल करेंगे, यानी इसकी लेंथ को। जब साइन थीटा हो रहा है तो आप याद रखें कि लेंथ की बात हो रही है। इसी तरह जो लेंथ OE डिवाइडेड बाय वेक्टर Q की लेंथ होगी वही सेम लेंथ OL डिवाइडेड बाय OB की होगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अच्छा, इसको समझने के बाद अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने लायक वो ये है, जिसका इस्तेमाल हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया था, वो ये थी कि मैं चाहता हूँ कि दोनों की लेंथ को मैं एक साथ लिख दूं। अभी इस तरह से तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या तरीकेकार इस्तेमाल किया, पहले वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स बना दिए इस ट्रांसवर्सल के परपेंडिकुलर के हिसाब से। अगर वेक्टर Q के भी मैं इस Q के हिसाब से बना दूंगा तो आपको बात बेहतर समझ नहीं आएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर Q को, सेम वेक्टर है, मैं इसको ट्रांसलेट करके यहाँ ले आता हूँ पॉइंट D पे और यहाँ बना देता हूँ। फिलहाल के लिए हमें ये बात समझ आ गई है, ये और ये बराबर है, इसको सिमिलर ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल करना था तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। इस वेक्टर Q को ट्रांसलेट करके मैं यहाँ ले गया हूँ, तो देखें ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेनस हो गया। आप सिर्फ और सिर्फ जो वेक्टर P का ये कंपोनेंट है OD और वेक्टर Q का जो ये कंपोनेंट है OE, इन दोनों की लेंथ को अगर आप प्लस कर दें, ऑब्वियसली O से लेके D तक ये इतनी लेंथ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये O नहीं है, ये DE है, ठीक है, आपने याद रखना है ये DE है। अगर यानी D से लेके E तक की लेंथ है, यानी इस लेंथ में इस लेंथ को प्लस कर दूंगा तो वही इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ होगी। तो आप ये याद रखें कि कंपोनेंट्स की जब आप लेंथ को ऐड करते हैं तो वही रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट की लेंथ होती है। देखें, रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट में बनाता हूँ, ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट वेक्टर का, वो एक सिंगल लेंथ की लिखी है 10.87। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखें यही लेंथ आएगी। तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे अगर आप उन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो असल में रिजल्टेंट वेक्टर के उस कंपोनेंट का होगा, चाहे वो ये कंपोनेंट हो चाहे ये कंपोनेंट हो, कोई सा भी कंपोनेंट हो, वही सेम लेंथ होगी।
यही काम हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में करने वाले हैं। जो 2 वेक्टर्स ऐड हुए हैं, उन दोनों की लेंथ को ऐड करके मैं लिखूँगा प्लस फॉर्म में, जो कि बराबर होगा इस लेंथ के। यही आपका सबसे पहला स्टेप है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तमाम आइडियाज़ हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप जो हम करने वाले हैं, इस लेंथ को मैं इस फॉर्म में नहीं लिखूँगा वेक्टर p की। इसको मैं लिखूँगा हाइपोटेनस की लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ दिस एंगल। एंगल कौन-सा होगा? OQD। ऑब्वियसली जो एंगल OQD है, उसके बाद मैं उसको चेंज कर दूँगा OAL में, जो यहाँ पर पॉइंट L था। इसी तरह इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, इसको पहले साइन की फॉर्म में लिखा हुआ है आपकी बुक में। आप पोलर फॉर्म याद करें, एग्जाम्पल के स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी कि परपेंडिकुलर को आप लिख सकते हैं उस वेक्टर की लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। तो एंगल हमने ये वाला लिया है, आपने याद रखना है। ये दोनों सेम एंगल है। बाद में मैं एंगल को चेंज भी कर सकता हूँ, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एंगल सेम है और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। साइन की फॉर्म में लिखने के बाद फिर मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो ये हमारे आगे के 2-3 स्टेप्स हैं और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा, जो लैम्डा और म्यू की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ट्राइंगल OQD, ये सिमिलरिटी का निशान है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। इट मींस कि इनके तीनों एंगल बराबर हैं। और ट्राइंगल OAL, ऑब्वियसली जो इनका रेशो होगा, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की लेंथ लिखी हुई है किस ट्राइंगल के हिसाब से? OQD के हिसाब से। वो बराबर होगी क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ट्राइंगल OA के हिसाब से, जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की लेंथ है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा की फॉर्म में। तो ये लिखा है साइन ऑफ एंगल OAL। आप चाहें तो इसको साइन ऑफ एंगल OQD भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आना है, एंगल सेम है। इसी तरह से वेक्टर Q के हिसाब से जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस था वो ये था, ट्राइंगल OAC सिमिलर है ट्राइंगल OBL के। तो इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस बराबर होगा ट्राइंगल OBL के परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के, और हमने लिख दिया साइन OBL। आप चाहें तो इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली दोनों एंगल सेम है क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो आपको मैं वहां पर समझा चुका हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इस स्टेप में OD यही रहा, ये जो डिवाइड में OQ था इसको यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्वियसली ये जो डिवाइड में लिखा है वो क्या होना चाहिए? हाइपोटेनस होना चाहिए। तो हमने हाइपोटेनस को लाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आपका वेक्टर P की लेंथ है। हमने वीडियो के फिर से बता रहा हूँ, स्टार्ट में सीखा था कि पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर बराबर है उस वेक्टर की लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ दिस एंगल। ये दूसरे ट्राइंगल का वेक्टर Q के हिसाब से लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ देखें OA डिवाइडेड बाय OS। OS क्या था? परपेंडिकुलर था, यानी वेक्टर Q की लेंथ को यहाँ लाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से जो तीसरा ट्राइंगल है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था, तो OC बराबर आ जाएगा उसका हाइपोटेनस की लेंथ, जो हाइपोटेनस ऑब्वियसली वो रिजल्टेंट वेक्टर की खुद की लेंथ है, और साइन ऑफ OCL। ये मैंने किस तरह से प्लस में लिख दिया, बिल्कुल लास्ट में आपको बताया जब मैं एनिमेशन दिखा रहा था आपको, कि उस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में अगर हम दोनों वेक्टर की जो लेंथ है उनको प्लस में लिखते हैं, एक लेंथ मैंने नीचे बनाई हुई थी वेक्टर P की, एक ऊपर बनाई हुई थी, वही सेम लेंथ होगी जो रिजल्टेंट वेक्टर की होगी। तो मैंने इस वेक्टर P की लेंथ, इस वेक्टर Q की लेंथ उस डायरेक्शन में जो ट्रांसवर्सल के परपेंडिकुलर थी, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ आ जाएगी उस ट्रांसवर्सल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये P ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यहाँ से देख लें मैंने लिख लिया है। इसी तरह से इसका साइन थीटा लिख दिया और रिजल्टेंट वेक्टर का साइन थीटा लिख दिया। इक्वल की दोनों साइड से OL कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली ये लेंथ है, लेंथ आपस में हम काट सकते हैं, लेंथ एक नंबर होता है, उसको मैंने आपस में काट दिया सेम लेंथ होने की वजह से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर देखें ये लैम्डा है, अगर वेक्टर P की लेंथ को मैं डिवाइड कर दूंगा, जो हमारे पास उस ट्रांसवर्सल से वेक्टर छोटा वाला गुजर रहा था वेक्टर OA की लेंथ से, तो ये लैम्डा आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास म्यू है, सेम एक्सप्लेनेशन, वेक्टर Q की लेंथ को डिवाइड कर दूंगा मैं छोटे वेक्टर OB की लेंथ से, तो ये म्यू आ जाएगा। और हम जानते हैं लैम्डा प्लस म्यू क्या होता है, जिससे हम रिजल्टेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उस रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है। तो कैलकुलेशन वाइज तो कुछ चंद एक स्टेप थे, लेकिन देखें कितनी सारी चीजें इसमें सीखने लायक थी। अगर हमें टेक्निक समझ आ जाए तो हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके सामने कोई भी सवाल आ जाएगा तो आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि आप उस सवाल को सॉल्व कर पाए। तो टेक्निक समझना बहुत जरूरी है कि किस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सवाल सॉल्व हो रहा है, और उस टेक्निक का पूरी तरह से प्रॉपर मैकेनिज्म समझ आना चाहिए। अभी स्टार्ट में क्योंकि हम वेक्टर्स के बेसिक्स भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, जब आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका मैकेनिज्म क्या है, तो आपको फिर ये सारी चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। लंबी थी, मैंने स्टार्ट में बता दिया था, थोड़ी सी टिपिकल है, बहुत सारी चीजें सीखने लायक है। तो आपको अगर एक दफा में समझ नहीं आई तो आप 2-3 दफा रिपीट करके देखें, आपको फिर अच्छी तरह से जब आप डाइजेस्ट कर लेंगे इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को एक दफा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगी, फिर आपको खुद जहन में सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में इसके मेथड 2 में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।